जो सबसे खतरनाक आपके प्लान होते हैं कभी कभी वो उल्टे पड़ जाते हैं। इनका कहना है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लिया है अबाउट अ 2 स्टेट सोल्यूशन। वहां पर नेतन्याहू कन्विंस होकर मान नहीं रहा और नेतन्याहू किसी की सुनता भी नहीं है। हाँ, नेतन्याहू जनरली मलाई लगा के रखता है डोनाल्ड ट्रंप की। रूस के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो एक अलग लेवल की चल रही है और इससे जंग बढ़ेगी रशिया और यूक्रेन की। इन लोगों ने क्या करा कि रूस के 500 अरब से एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मोर देन $500 बिलियन ऑफ रशियन एसेट्स इन भाइयों ने क्या करे, फ्रीज कर दिए। सिमिलरली इन लोगों ने वादा करा होगा रशियंस को कि तुम्हारा पैसा हम सलामत रखेंगे। अब ये लोग खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा हम लेके किसी और को दे देंगे। शांति तभी तक होगी जब तीसरी ताकत वहां पे होगी और फिजिकली दोनों साइड्स को रोकी रहेगी। लेटेस्ट पाकिस्तान का जो पापा है, पापा बताएंगे कि क्या करना है, हमें नफरत करने की, मोहब्बत करनी, बस पाकिस्तान वेट कर रहा है। बाकी सब जो है इधर, दीज पीपल हेट इजराइल। मैं आपको शुद्ध देसी सरलीकरण करके ये बात बता रहा हूं कि अब पोजीशन ऐसी हो गई, या तो ये जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। देखिए ये जितने भी है ना, ऑल ऑफ देम आर डिक्टेटर्स। क्या हमारा पैसा अगर बाहर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है या कहीं पे पड़ा हुआ है कहीं पे, क्या वो खतरे में है? सोचने वाली बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जियोपॉलिटिक्स में बड़े बड़े गेम होते हैं, जैसे कि शतरंज के 2 खिलाड़ी बैठे हैं, कोई ये प्यादा चल रहा है, कोई वहां से वजीर चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि द बेस्ट लेड प्लान्स, जो सबसे खतरनाक आपके प्लान होते हैं कभी कभी वो उल्टे पड़ जाते हैं। यहां पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, ये मुस्लिम देश के जितने भी हेड्स हैं वो लोग बैठे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, और यहां पे तुर्की के अर्दोगान उनके साथ बैठे हैं। इनका कहना है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लिया है अबाउट अ 2 स्टेट सोल्यूशन। वहां पर नेतन्याहू कन्विंस होकर मान नहीं रहा और नेतन्याहू किसी की सुनता भी नहीं है। हाँ, नेतन्याहू जनरली मलाई लगा के रखता है डोनाल्ड ट्रंप की। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि अमेरिका के दबाव में आकर नेतन्याहू कुछ कर देगा, तो मुझे लगता है कि यह गलत है। ऐसा नहीं है दोस्तों। और यहां पे रूस के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो एक अलग लेवल की चल रही है और इससे जंग बढ़ेगी रशिया और यूक्रेन की। ये देखिए क्या कर रहे हैं रूस के साथ। फिर हम आते हैं मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं, ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं, और उसके पहले इन्होंने रूस के जेब काटने का प्लान बना लिया। दोस्तों जब हम ब्रसल्स की बात करते हैं ना, ब्रसल्स एक्चुअली ईयू का हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में है, देयरफॉर वी टॉक अबाउट ब्रसल्स। तो ब्रसल्स पिचेस 140 बिलियन यूरोज लोन फॉर यूक्रेन यूजिंग रशियाज फ्रोजन एसेट्स। अच्छा, रशिया के लड़ाई से पहले देखिए हर एक देश ना अपने एसेट्स कहीं ना कहीं रखता है दुनिया में, इन्वेस्ट करके या कहीं और। जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पे, मैं बात कर रहा हूं 24 फरवरी 2022 की, तो इन लोगों ने बाद में क्या करा कि रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर दिया। रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर दिया। दोस्तों इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और आज मैं कोशिश करूंगा इस कहानी को समझाने की सिंपल वर्ड्स में कि है क्या। देखिए, रशिया का पैसा बाहर पड़ा है, रशिया का पैसा बाहर पड़ा है, या रशिया का सोना बाहर पड़ा है, या भारत का सोना बाहर पड़ा है, या भारत के या चाइना के किसी भी देश का कुछ सामान बाहर पड़ा है, कुछ असेट्स बाहर पड़े हैं। इन लोगों ने क्या करा कि रूस के 500 अरब से एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मोर देन $500 बिलियन ऑफ रशियन एसेट्स इन भाइयों ने क्या करे, फ्रीज कर दिए। इन्होंने बोला नहीं, आपने यूक्रेन के ऊपर हमला करा, गलत करा, अब हम आपके पैसे आपको नहीं देंगे। ठीक है, हम आपके पैसे आपको नहीं देंगे, हम रोक लेंगे। अच्छा, रोक भी कैसे लेंगे, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से रशिया बाहर हो गया, उसको ब्लॉक कर दिया, अमेरिका कंट्रोल करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ये करना क्या चाहते हैं और इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये मैं आपको बताता हूं। Brussels believes it can issue a 140 billion euro loan to Ukraine using Russia's frozen assets without engaging in outright confiscation. The European Commission has pitched a novel plan to leverage the frozen assets of the Russian Central Bank and issue an extraordinary 140 billion to Ukraine, which the country would repay only after Moscow covers the cost of the destruction. The proposal for a so-called reparations loan was first previewed by Ursula von der Leyen earlier this month during the State of the EU speech as a way to continue assistance to Kyiv without further burdening cash-strapped member states. सीधी बात है, अब ये लोग थक गए हैं यूक्रेन को पैसा देते देते, क्योंकि आप एक लेवल तक पैसा देंगे ना, अनलिमिटेड चेक तो काटेंगे नहीं। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ हल्का सा पीछे खींच लिया।
एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को गाली देता है, अगले दिन उसके गले पे हाथ रखता है, तीसरे दिन फिर गाली देता है, चौथे दिन कहता है ये मेरा छोटा भाई है, पांचवें दिन उसको लात मारता है। तो वो जो है वो जिसको कहते हैं ना कि सीसॉ की तरह ऐसे घूम रहा है वो बेचारा। सीसॉ नहीं तो ऊपर नीचे जाता ना सीसॉ, तो वो इस तरीके से घूम रहा है वो। ज़ेलेंस्की परेशान है। अच्छा, यूरोपियन देश ज़ेलेंस्की को पैसा दे रहे थे, अब उनको एक और दूध देने वाली गाय मिल गई और वो है रशिया के फ्रोजन एसेट्स जो कि बाहर पड़े हैं। तो उसमें बोला कि साहब ये फ्रोजन एसेट्स हैं, इसमें से हम लोग इतना निकाल लेते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ना 140 बिलियन की, ये यूरोज हैं भाई, ये डॉलर नहीं है, ये यूरोज हैं। तो ये कह रहे हैं कि इतने हम यूरो दे देंगे यूक्रेन को, तब तक यूक्रेन का काम चलेगा, फिर देख लेंगे। राइट, ये इनका प्लान है। कहते हैं रशिया की लड़ाई है एंड इट इज रशिया दैट शुड पे। द कमीशन प्रेसिडेंट सेड इट शुड नॉट ओनली बी यूरोपियन टैक्स पेयर्स हु बेयर द ब्रंट। सीधी बात है, अब खर्चा जो है पिंच होने लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो पैसे नहीं दिए जो पहले जो बाइडेन देता था। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये मेरी लड़ाई है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ नोबेल प्राइज चाहिए, किसी तरीके से लड़ाई बंद करे, नोबेल प्राइज मिले, अपनी जेब में डाले, थैंक यू टाटा, उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जो भारत को और सबको चूरन खिलाता रहता ना कि तुम लोग तेल खरीद रहे हो, तेल खरीद रहे हो, ही डजंट केयर। मुंह पे बोल चुका है उसका एनर्जी सेक्रेटरी कि हमसे तेल खरीद लो। सिंपल सी बात है, हमसे तेल खरीद लो। राइट। अब दोस्तों, अब ये जो है as agreed by the EU leaders, the assets would remain frozen until 2 conditions are met. Russia ceases its war of aggression. Russia compensates Ukraine for the damages caused. यानी कि बेसिकली क्या है कि रूस का पैसा बाहर फंसा हुआ है यूरोप में, उस पैसे से ये लोग 140 अरब यूरो लेके यूक्रेन को दे देंगे और जब रूस पैसे वापस देगा यूक्रेन को तो वो फिर ये लोग यहां पे इसको बराबर कर देंगे। अब रूस क्यों देगा पैसे वापस? रूस क्यों देगा पैसे वापस? दोस्तों आप ये सोचिए ना, रूस ने तो अटैक करा है। एक बात बताइए, अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने लीबिया को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। अमेरिका देगा पैसे? अच्छा, अमेरिका के साथ ये कंट्रीज भी गई थी, नेटो फोर्सेस भी गई थी, कनाडा भी गया था, यूके भी गया था। इन लोगों ने दिया? इन लोगों ने तो मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए यार। आप सोचिए, 9/11 के बाद इन्होंने इराक पे अटैक करा। 9/11 हुआ, 19 में से 15 सऊदी अरब के लोग, 19 में से 15 सऊदी अरब के लोग, सऊदी अरब को कुछ नहीं कहा क्योंकि सऊदी अरब इनका घनिष्ठ मित्र, क्लोज फ्रेंड। इराक को निपटा दिया। सद्दाम हुसैन इराक में बैठा, उस बेचारे को यह भी नहीं पता कि 9/11 के अटैक हुए, उसको नहीं पता। उसने जब टीवी खोली तब उसको पता लगा कि वहां पे हमला हो गया। और 9/11 के चक्कर में कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसको निपटा दिया बेचारे को और उसका मुल्क बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया उसका। कितने हजारों लाखों लोग मारे गए पता नहीं। The entire country went up in flames. Is America going to pay anything to the Iraqis? ये reparations की बात करते हैं, ठीक है, हम इतना जुर्माना भरना चाहिए, आप भरो जुर्माना। नहीं करेंगे ये लोग। देखिए, जब इनके ऊपर बात आती है तब ये नहीं करते, किसी और का होता है तब उससे पैसे छीनने के चक्कर में। अब ये कह रहे हैं कि रूस के पैसे से हम इतना निकालेंगे और इतना हम यूक्रेन को दे देंगे। अच्छा, it centers on Euroclear, a Brussels-based central securities depository that guards the vast majority of the Russian assets immobilized as per the sanctions. The assets, which were initially held as bonds, have gradually turned into a cash pot worth 176 billion euros, with an additional 10 billion expected in the coming years. Russia has a claim for this account on Euroclear. The document states, under the plan, Euroclear would transfer the cash to the Commission, and the Commission would then use it to issue a zero-interest loan to Ukraine. At the same time, the Commission would enter into a tailored debt contract with Euroclear, which Euroclear would be compelled to invest to recoup the transferred cash. The total amount of the loan would be 185 billion. But 45 billion would be used to back an already existing G7 credit based on the windfall profits of the assets. Since the cash would be transferred, the windfall profits would cease to be generated. Reparations of loans. ये देखो साहब, ये 140 अरब है, ये पूरा गोल इन्होंने घुमैया करके बता दिया कि कैसे कैसे। अच्छा, ये इनका पैसा है नहीं, रशिया के और भी, सिर्फ ये नहीं है, रशिया के बाहर और एसेट्स हैं। ये तो सिर्फ यूरोप वाली बात है, ये सिर्फ यूरोप वाली बात है जो यूरो क्लियर कर रहा है। रशिया के लोगों का ऐसा कहना है, जो मैंने पढ़ा है आर्टिकल्स में, इट इज क्लोज टू $500 बिलियन। ये खुद अपने आप में दोस्तों, दिस इज मोर देन $200 बिलियन। अगर आप इसको देखें, 176 बिलियन यूरोज जो है, दैट इज मोर देन $200 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। ये तो एक जगह है। अच्छा, इससे ना 2-3 चीजें होती हैं। आप कभी नोट देखेंगे ना, कोई भी नोट, आप भारत का ही नोट देख लीजिए, जो डिनोमिनेशन है, करेंसी है, उसमें लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500 रुपीज।
यानी कि मैं वचन देता हूं कि जिसके पास भी ये नोट होगा मैं उसको 500 रुपए दे दूंगा या 500 रुपए का वर्थ दे दूंगा। अब आप एक बात सोचिए, उस अपने आप में उस कागज की क्या कीमत है? अपने आप में उस कागज की क्या कीमत है? कीमत उस कागज की नहीं है जो नोट आपकी जेब में है, कीमत उस प्रॉमिस की है जो उसके ऊपर लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। आप इससे रिलेट करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज की तारीख में आप ऐसा रशिया के साथ कर सकते हैं, क्योंकि रशिया ने हमला करा, जो कि गलत करा, रशिया को नहीं करना चाहिए था, चाहे रशिया के कितने भी सॉलिड रीजंस थे। आई थिंक इट इज रॉन्ग टू इन्वेड अनदर कंट्री। माई सपोर्ट फॉर रशिया इज समथिंग एल्स, बट आई थिंक दिस इन्वेजन शुड नॉट बी डन एट लीस्ट इन द 21st सेंचुरी। सब नहीं करना चाहिए। अमेरिका करता है तब भी हमने उसको कंडेम करा। जो करता है गलत करता है यार। You can't just go ahead and occupy somebody's land and stuff like that. Having said that, this is also a criminal offense. ये एक स्टेट का सॉवरेन पैसा है, आपने उसको चोरी कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, कल अगर लड़ाई हो जाती है और भारत ने भी ऐसा कहीं अपना पैसा डाल रखा है, आपको पता है थोड़े समय पहले भारत यूके से अपना सोना वापस लेकर आया था। भारत यूके से अपना सोना वापस लेकर आया था। मानिए भारत की तुर्की से लड़ाई हो जाए, तुर्की से लड़ाई हो जाए, टर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है ना, टर्की इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटो। अगर भारत की तुर्की से तू मैं हो जाए या कुछ ऐसी लड़ाई हो जाए जो कि नहीं होगी, लेकिन एक वियर्ड एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल केस। बीइंग अ मेंबर ऑफ नेटो, कल इंग्लैंड बोले कि नहीं, इंडिया का जो गोल्ड है हम इसको जब्त कर रहे हैं, हम नहीं देंगे। मैं वही कह रहा हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि वो जो 500 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है उसके सिग्नेचर है, वो गारंटी करता है कि ये 500 रुपए का नोट जो एक्चुअली करीब 3-4-5 रुपए का ही है वो, क्योंकि उसमें जो छपाई की कॉस्ट है, ये जो पेपर की कॉस्ट है वही तो है, और क्या है उसमें। लेकिन वो कागज के अंदर साइन है गवर्नर रिजर्व बैंक के, वो कहता है प्रॉमिस टू पे द बियरर। ये देखें, ये जब डाला था इनको भी प्रॉमिस थी और इनका पैसा इन्होंने चोरी कर लिया। ये कह रहे हैं कि क्योंकि तुमने, आप किसी पर भी हमला करो ना करो, यू कांट स्टॉप समबडीज मनी, क्योंकि आपने सैंक्शन लगा दिया। अगर ऐसी बात है तो इन्होंने, जब अमेरिका ने अटैक करा था अफगानिस्तान इराक के ऊपर, अमेरिका का पैसा क्यों नहीं रोका? अगर रूस गलत है तो अमेरिका भी गलत है, राइट? अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं 9/11 से, कोई लेना देना नहीं, इराक का कोई लेना देना नहीं, लीबिया का कोई लेना देना नहीं। क्यों करा आपने अटैक? क्या अमेरिका का पैसा रोका? वही दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, दो बात है इसमें। पहली बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। वो जो वादा है ना, वो वादे की वैल्यू है, वो कागज के टुकड़े की वैल्यू नहीं है। वो जो वादा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का, सिमिलरली इन लोगों ने वादा करा होगा रशियंस को कि तुम्हारा पैसा हम सलामत रखेंगे। अब ये लोग खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा हम लेके किसी और को दे देंगे। रशिया ने अटैक करा यूक्रेन पे, सही करा गलत करा बात की बात है, लेकिन आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। एक बार वो वादा खिलाफी हो गई तो अब देखो ना इससे क्या होगा। आपने रशिया का पैसा ले लिया, या आपका लेने का प्लान है। अब चाइना भी देख रहा है, इंडिया भी देख रहा है। चाइना कहता है यार हमने भी तो इन्वेस्ट करा है, कल अगर हमारा पैसा रोक ले तो, होता ही है ना, हमारा पैसा रोक ले। इंडिया सोचेगा यार कल कुछ तू मैं हो गई अमेरिका के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बोल दिया कि जरा इंडिया का पैसा है रोक लेना। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का पैसा यहां पे है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्चुअली हाइपोथेटिकली रोक लिया। कैन यू ट्रस्ट? आप भरोसा कर सकते हो क्या? ये भरोसा तोड़ने वाली बात है, और बात पैसे की नहीं है, पैसा फिर बन जाएगा। ये भरोसा तोड़ने वाली बात है दोस्तों। अब दोस्तों, टर्कीज अर्दोगान सेज reached understanding with Trump on Gaza ceasefire after White House talks, two-state solution. Turkish President Tayyip Erdogan said he reached an understanding with his US counterpart Donald Trump on how to achieve a ceasefire and lasting peace in Gaza and Palestine after talks at the White House on Thursday. Our meeting was very important in terms of putting forth the will to end the massacres in Gaza. Mr. Trump stated during the meeting the need to end the fighting in Gaza and reach lasting peace. News agency Reuters quoted Erdogan saying to reporters on Friday, "We explained how a ceasefire can be achieved in Gaza and the whole of Palestine and lasting peace afterwards. An understanding was reached there. We said that the two-state solution was the formula for lasting peace in the region, that the current situation cannot continue. We are leaving Washington happy
and it's certainly impossible to resolve every issue in a single meeting. However, this meeting has led to meaningful progress on many issues. अच्छा, ये दोस्तों, ये मैं कई बार इस पे बात कर चुका हूं, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का ये मानना है, दुनिया भर का मानना है, और भारत भी यही कह रहा है, बाय द वे, जो तुर्की कह रहा है भारत भी वही कह रहा है कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन हो जाए, अगर टू स्टेट सोल्यूशन हो जाए, यानी कि इजराइल एक देश, फिलिस्तीन एक देश, और एरिया कार्व अप हो जाए, तो पीस हो जाएगा, शांति हो जाएगी, परमानेंट शांति। दोस्तों, आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शांति तभी तक होगी जब तीसरी ताकत वहां पे होगी और फिजिकली दोनों साइड्स को रोकी रहेगी। जैसे जब लोग लड़ाई करते हैं ना, तो बीच में एक मोटा तगड़ा पहलवान आता है, एक को इधर पकड़ रहा, जब तक वो पहलवान इनको पकड़ रखा है तब तक शांति है। जब पहलवान हट जाएगा, फिर से। मैं आपको बताता हूं इशू क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ईरान वहीं पे है जहां पे है, आप इसमें ईरान को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईरान, ये हमास है क्या? ये कौन सी चिड़िया का नाम है यार, हमास? कोई ये मुझे समझाए। ये कुछ नहीं है, दिस इज अ प्रॉक्सी फॉर ईरान। हिजबुल्लाह क्या है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? इट्स अ प्रॉक्सी फॉर ईरान। देखिए, एक बात समझिए, ये लोग, आपने टू स्टेट सोल्यूशन कर दिया, मैं कह रहा हूं चलो डन। हाइपोथेटिकली लेट अस अज्यूम दैट स्टेट ऑफ इजराइल, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, टू कंट्रीज, बॉर्डर, फिर क्या होगा? मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि द अरब वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेड्स ऑफ स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल in the Arab world and largely the Muslim world do not recognize Israel's right to exist. The problem lies therein. They do not recognize Israel's. If tomorrow Israel were told that we are guaranteeing permanent peace, we'll have a two-state solution and we hereby guarantee. यही तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बोला था। क्या बोला था उसने 2-3 दिन पहले? कि भाई देखो, ऐसा है, साफ सीधी बात है, यू हैव टू गारंटी, अगर आप चाहते हो टू स्टेट सोल्यूशन ना, यू हैव टू गारंटी इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट एंड यू हैव टू गारंटी द सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। आप इजराइल को आप कुछ मत बोलो, इजराइल आपको कुछ नहीं बोलेगा। ये नेतन्याहू क्यों भड़का हुआ है गाजा पे? ठीक है, ये क्यों जा रहा है, ये क्यों कह रहा है कि गाजा को अपनी लपेट में ले लो? क्योंकि इसको पता है कि जब मैं गाजा को और वेस्ट बैंक को अपनी पूरी लपेट में ले लूंगा और मैं इजराइल का हिस्सा बना दूंगा, फिर यहां से कम हमारे ऊपर तो अटैक नहीं होगा। आप समझ रहे हैं बात? आप उसका कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि यही लोग पावर में थे जब इजराइल वहां से हट गया था पूरी तरीके से। 2005 की बात कर रहा हूं, जब इजराइल ने पूरा का पूरा गाजा पट्टी से अपने लोगों को हटाया, यहां पे ले आया, $2 अरब खर्च करके सबको मूव करा और बोला कि ठीक है, ये फिलिस्तीनियों का इलाका। ये हो चुका है, ये टू स्टेट की बात कर रहे हैं जो ये लोग यार, ये हो चुका है भैया पहले, और ये फेल हो चुका है क्योंकि फिर हमास ने इनके ऊपर हमला कर दिया। अगर आप ये गारंटी करते हैं कि इजराइल के ऊपर अटैक नहीं होगा, एंड देयर इज अ मल्टीनेशनल फोर्स देयर प्रेजेंट ऑन ग्राउंड दैट गारंटीज इजराइल के ऊपर अटैक नहीं होगा, देन यू कैन हैव पीस एज लॉन्ग एज दैट मल्टीनेशनल फोर्स इज देयर। जिस दिन वो फोर्स हटी, दुर्घटना घटी। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके का जहर सराउंडिंग इलाकों में फैल चुका है, स्ट्रीट पे कई लोग ऐसे हैं हु कंसिडर इट देयर रिलीजियस ड्यूटी टू अटैक इजराइल। मैं आपको बता रहा हूं, अरब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जहर है इजराइल के खिलाफ, और उसका यह कारण नहीं है कि इजराइल ने हमला कर दिया है, हमला वहां से पहले हुआ है। सिर्फ इसलिए द ओनली क्राइम ऑफ इजराइल इज दैट इट्स अ जूइश स्टेट। दैट इज द ओनली क्राइम, एंड दैट इज व्हाई द जूज मस्ट बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू many in the Arab street. I'm not blaming all Arabs. I'm not saying everybody is alike. No. But yes, the vast majority think that because they are Jews, we need to fight with them. आप पाकिस्तान में जाके पूछ लीजिए, पाकिस्तान का अरब स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। आप पाकिस्तानियों से पूछ लीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा, पाकिस्तानी कहते हैं कि वी हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड द स्टेट ऑफ इजराइल क्योंकि इजराइल ने ऑक्यूपाई करा। ये पूरा ऑक्यूपेशन वाला मामला तो बहुत बाद में आया, 1967 के। पाकिस्तान ने तो डे 1 से रिकॉग्नाइज नहीं करा। 48 में अगर बना पाकिस्तान, 47 में या 48 में, तुम 50 में कर लेते, 52 में कर लेते, 60 में कर लेते, 65 में कर लेते। तुमने नहीं करा। तुमने इसलिए नहीं करा क्योंकि तुम जानते हो, जिस दिन किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यह बात करी कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ स्टेट, पाकिस्तानी आवाम उठ के उसका घर फूंक देगी। सेम डे, दोपहर को रिकॉग्नाइज करो, शाम तक उसका खत्म मामला, सरकार गिर जाएगी उसकी। यह बात सच है। यहां पे दोस्तों लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, ये एक चूरन बेचने के लिए, और द प्रिंट का आर्टिकल है
Trump selling a new Gaza peace plan to the Islamic world that has no takers on the ground. US President Donald Trump held a meeting with leaders of Qatar, Jordan, Turkey, Pakistan, Indonesia, Egypt, the United Arab Emirates, and Saudi Arabia on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York, where he rolled out a 21-point roadmap for peace in Gaza, a perennial flashpoint in the Middle East. Ground realities. अब ये देखिए, ये कहता है कि Israel's recent strike in Doha to eliminate Hamas leadership has hardened position. अब क्या हुआ है कि ये एक डोनाल्ड ट्रंप एक सोल्यूशन बेच रहा है, ठीक है। वहां पे इजराइल ने दोहा पे हमला कर दिया, जबरदस्त हमला कर दिया हमास के पीछे पीछे जाके, और इसने ना कंडेम करा, इसने रोकने की कोशिश नहीं करी। अब ये जितने भी लोग बैठे हैं यहां पे, ये और ये, ठीक है, सब लोग जो हैं ये एंटी इजराइल हो गए। सिर्फ पाकिस्तान है ये वेट कर रहा है कि ये जो है लेटेस्ट पाकिस्तान का जो पापा है, पापा बताएंगे कि क्या करना है, हमें नफरत करने की, मोहब्बत करनी, बस पाकिस्तान वेट कर रहा है। बाकी सब जो है इधर, दीज पीपल हेट इजराइल, राइट। नाउ the government has now officially reviewed the controversial E1 project, yet another settlement plan. The E1 corridor spans about 12 square kilometers east of East Jerusalem and west of Male Adumim in the West Bank. It envisions 3,412 housing units capable of accommodating 12 to 15,000 residents. The land falls inside the jurisdiction boundaries of Male Adumim, and any construction there would become part of the existing settlement city. East Jerusalem was, अब ये देखिए ना, बात एब्राहम अकॉर्ड्स एंड ट्रम्प्स डिलेमा, ये सब ये कोशिश कर रहा है कि हम ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, सेटलमेंट बना लेंगे 12 स्क्वायर किलोमीटर में, 12 से लेकर 15,000 लोग उसमें बस जाएंगे, फिर हम, ये कुछ नहीं होने वाला यार। यू नो व्हाई इट हैज नो टेकर्स। मैं आपको बताता हूं, पोजीशन इतनी ज्यादा हार्डन हो गई है अरब वर्ल्ड में, और इवन इन इजराइल इतनी ज्यादा हो गई है, अब इस पे लोग आ गए हैं कि या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको शुद्ध देसी सरलीकरण करके ये बात बता रहा हूं कि अब पोजीशन ऐसी हो गई, या तो ये जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। इस लेवल पे बात आ गई है। ये ट्रंप पता नहीं कौन सी ख्वाबों की दुनिया में ये चूरन बेच रहा है पब्लिक को कि ये कर दो, ये कर दो। इन देखिए, ये जितने भी है ना, ऑल ऑफ देम आर डिक्टेटर्स। ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, मैं आपको बताता हूं, ऑल ऑफ देम आर डिक्टेटर्स और दे रिप्रेजेंट डिक्टेटर्स। ये क्योंकि ये लोगों की मर्जी से ऊपर नहीं बैठे, लोगों की मर्जी से ये लोग कुर्सी पे नहीं हैं, ये ताकत से हैं कुर्सी के ऊपर। इनको हर समय डर लगता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से तख्ता पलट हो जाए। इनको दूसरी अरब स्प्रिंग से बड़ा डर है। और एर्दोगान भी, ही माइट हैव वॉन द इलेक्शंस, बाय द वे, लेट मी टेल यू, ही इज नो लेस देन अ डिक्टेटर। ही माइट हैव वॉन द इलेक्शंस, ही इज नो लेस देन अ डिक्टेटर। दे विल नेवर परमिट, यार कभी नहीं परमिट। ये देखिए, आज की तारीख में जो फिलिस्तीन के लिए इतना दिल दुख रहा है ना मुस्लिम देशों का, इवन पाकिस्तान जहां पे सबसे ज्यादा गैस बैग्स हैं पूरी दुनिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर गैस बैग्स जो हैं मैक्सिमम पाकिस्तान में, जो हवा छोड़ते हैं गरम गरम, राइट। पाकिस्तान ने तक प्रो फिलिस्तीनी प्रोटेस्ट अलाउ नहीं करे। जिन्होंने करा था उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके ऊपर केस हैं, FIR हैं आज की तारीख में। क्यों नहीं अलाउ करते? आपका दिल गाजा के लिए धड़कता है, आपका दिल फिलिस्तीनियों के लिए धड़कता है। आप एक झंडा लेके पीस मार्च, सऊदी अरब में एक बंदा पहुंच गया एयरपोर्ट में, वो कैफिया नहीं होता चेक स्कार्फ लेके, वो बंदा पहुंच गया, पुलिस उसको उठा के ले गई। भाई कोई हज पहुंच गया, वो पाकिस्तानी था, उसके अंदर बड़ा दिल के अंदर गाजा 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 धड़क रहा था, वो हज के ले गया, उसने वो स्कार्फ पहना पाकिस्तानी ने, हज के दौरान जो रसूमात होती हैं वहां पे मुसलमानों की, उसके अंदर वो ऊपर से ऐसा पहना हुआ था। ही वॉज वेयरिंग दैट स्कार्फ, दैट कैफिया, वो सफेद सी एक पूरी ड्रेस होती है फुल बॉडी की, उसके ऊपर से वो कैफिया जो भी बोलते हैं उसको, वो डाला हुआ था। सऊदी पुलिस ने देखा, पकड़ के उसको कोपचे में ले गए। कह रहे हैं क्या तुम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हो, यहाँ पे हज करने आए हो कि पॉलिटिक्स करने आए हो? इतना अलाउ नहीं करते, और ये लोग लड़ेंगे फिलिस्तीनियों के लिए। भैया बहुत बड़ा गेम चल रहा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा गेम चल रहा है, और कई लोगों की सियासत इसी पे चल रही है। कल अगर वहां पे शांति हो गई फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच में, इन लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूस का पैसा बाहर इन्होंने रोक लिया। रोक तो पहले लिया था, लेकिन अब उसको पैसे को बांटने की बात चल रही है। क्या भारत का पैसा बाहर है? क्या चीन का पैसा बाहर है? ब्राजील का पैसा बाहर है? क्या हमारा पैसा अगर बाहर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट है या कहीं पे पड़ा हुआ है कहीं पे, क्या वो खतरे में है? सोचने वाली बात है। जरा बताइएगा कमेंट्स में आपको क्या लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।